मानहानि को आप सभी लोग जानते ही हैं कि मानहानि क्या होता है। जब कोई एक व्यक्ति कोई अपमानजनक बातें किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में इस तरह से प्रकाशन करता है कि समाज में जो सही सोच वाले व्यक्ति हैं उनकी नज़रों में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम हो जाती है, प्रतिष्ठा को हार्म होता है। लेकिन आपने कोर्ट में अक्सर देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में या फिर रियल लाइफ में कोर्ट में देखा होगा कि जब वकील अपने आर्गूमेंट्स कर रहे होते हैं या फिर विटनेसेस के द्वारा कोई गवाही दी जाती है या फिर कभी कभी जज के द्वारा भी कभी कभी ऐसी बातें बोली जाती है जो किसी एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हो या किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हार्म कर रही हो। लेकिन क्या इनके ऊपर मानहानि का वाद लाया जा सकता है? अगर नहीं लाया जा सकता है तो क्यों नहीं लाया जा सकता है? और अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह आप लोग देखते होंगे तो उसमें भी देखा होगा, जब भी पार्लियामेंट या फिर विधानमंडल में जब भी बहस चल रही होती है, इनके जो मेंबर्स होते हैं किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो अक्सर इन लोगों के द्वारा कभी कभी ऐसी बातें भी बोल देते हैं एक दूसरे के बारे में जो दूसरे का अपमान करती हो या उनकी प्रतिष्ठा को कम करती हो। तो क्या ये लोग एक दूसरे पे मानहानि का वाद ला सकते हैं? क्या इनको मानहानि के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? अगर नहीं ठहराया जा सकता है तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मानहानि के वाद में इनको कुछ डिफेंसेस प्राप्त हैं। जी हाँ, आज हम ये डिफेंस पढ़ेंगे, यानी मानहानि के वाद में जो बचाव दिए गए हैं आज हम ये पढ़ेंगे। ये बचाव किसको किसको प्राप्त है और किस हद तक ये मानहानि का बचाव प्राप्त है। तो यही टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, मानहानि के बचाव। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था मानहानि क्या है, मानहानि के आवश्यक तत्व, परिभाषाएं, प्रकार, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मानहानि के बचाव और इसी के साथ बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वक्रोक्ति, उसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मानहानि के वाद में 3 टाइप के बचाव आपको प्राप्त हैं। पहला है औचित्य या सत्य कथन, यानी जस्टिफिकेशन और ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा आपका है उचित या निष्पक्ष टीका टिप्पणी, अगर कोई फेयर कमेंट होता है तो ये भी आपका एक बचाव है मानहानि के वाद में। और तीसरा आपका है विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस। अब इसको भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका है पूर्ण विशेषाधिकार यानी एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस, और दूसरा आपका है सीमित विशेषाधिकार यानी लिमिटेड प्रिविलेजेस। अब अगर सपोज ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आता है तो हम अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे उसका भी एक बार देख लेते हैं। एग्ज़ाम में जब हम आंसर लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे। मानहानि के वाद में बचाव, इसको 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला है औचित्य तथा सत्य कथन, दूसरा उचित निष्पक्ष टीका टिप्पणी, और तीसरा आपका विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकार जो है ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है वो है पूर्ण विशेषाधिकार, दूसरा जो है वो सीमित विशेषाधिकार है। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने अभी देख लिया था। अब इसके आगे जो आपका पूर्ण विशेषाधिकार है ये भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पूर्ण विशेषाधिकार में पहला आता है विधायी कार्यवाही, यानी जो विधायी कार्यवाही होती हैं उनको पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि उस दौरान वो कोई भी अपमानजनक कथन अगर किसी के बारे में बोलते हैं तो उनको पूरी तरीके से ये बचाव प्राप्त है कि उनके ऊपर मानहानि का वाद नहीं लाया जा सकता है। और दूसरा है न्यायिक कार्यवाही, ये भी आपका पूर्ण विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था। ठीक है, और विधायी कार्यवाही भी 2 पार्ट में डिवाइड आगे हो जाती हैं, विधानमंडल की कार्यवाहियाँ और संसदीय कार्यवाहियाँ। ठीक है, इस संसद में या विधानमंडल में, न्यायालय में, इनमें सदस्यों के द्वारा अगर कोई अपमानजनक कथन बोला जाता है तो इनको पूर्ण विशेषाधिकार है। लेकिन इसके बाद जो आपका दूसरा आपका जो है सीमित विशेषाधिकार, इसको भी तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है कर्तव्य के निर्वहन में या फिर किसी हित के संरक्षण के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन। अब इसमें क्या वर्ड यूज़ किया गया? सीमित विशेषाधिकार, यानी इनको विशेषाधिकार तो प्राप्त है कि मानहानि के वाद में इनके ऊपर वाद नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सीमित विशेषाधिकार है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि मानहानि के वाद में बचाव, मानहानि के वाद में वादी के दावे से मुक्त होने के लिए प्रतिवादी को निम्नलिखित बचाव प्राप्त है। अब याद रखना ये जो बचाव प्राप्त होते हैं ये प्रतिवादी को प्राप्त होते हैं। ठीक है, डिफेंडेंट को। अब पहला लिख लेंगे वही चीज़ सेम इस तरीके से हम पॉइंट लिखेंगे। अब इसके बाद हम पहले पॉइंट को अपने एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखेंगे? अपमान यानी मानहानि या अवमानना के दीवानी वाद में
यहाँ दीवानीवाद यूज़ किया गया। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मानहानि है वो अपकृत्य भी है और अपराध भी है। ठीक है, जब हम दीवानीवाद लाते हैं यानी अपकृत्य के अंतर्गत वाद लाते हैं तो वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है, कंपनसेशन मिलता है। लेकिन जब आईपीसी की धारा 499 के तहत और 500 के अंतर्गत वाद लाते हैं, आपराधिक वाद लाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अपराधी को दंडित किया जाता है। ठीक है, वादी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि दीवानीवाद में यानी मानहानि के दीवानीवाद में कथन की सत्यता एक पूर्ण बचाव है। अगर कथन आपका सत्य है तो ये पूर्ण बचाव है, और यदि प्रतिवादी यह साबित कर देता है कि अपमानजनक कथन एक सत्य कथन है तो वह अपने दायित्व से बच जाएगा। परंतु याद रखना यहाँ पे क्या लगा, परंतु आपराधिक विधि के अंतर्गत ये साबित करना कि कथन सत्य है कोई बचाव नहीं है। याद रखना कि अगर सिविल वाद है तब तो वहाँ पर प्रतिवादी को बचाव है कि वो ये साबित कर दे कि उसका कथन जो है ये सत्य था। ठीक है, सही बात का प्रकाशन किया है, तो उसके ऊपर कोई मानहानि के चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन आईपीसी के अंतर्गत धारा 499 के तहत ये कहा गया है कि यदि अपमानजनक कथन या फिर लांछन सत्य था तो भी प्रतिवादी दायित्व से बच नहीं सकता। यानी अगर प्रतिवादी दायित्व से बचना चाहता है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसने ये जो बात बोली है या उसने ये जो लांछन लगाया है वो लोक हित में प्रकाशन किया है। ठीक है, ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा केस है, आइए अब हम इस केस को समझते हैं। ठीक है, और हम जब भी केस को लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके आगे आप जितना अच्छे से अच्छा चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस केस को समझते हैं थोड़ा पीपीटी के थ्रू। ठीक है, कि राधेश्याम तिवारी वर्सेस एकनाथ का केस क्या था। जानते हैं ये केस क्या था, राधेश्याम तिवारी बनाम एकनाथ का केस। इस बात में क्या होता है, राधेश्याम जो कि एक वीडियो होता है, इसके ऊपर प्रतिवादी के द्वारा एक आरोप लगाया जाता है। ठीक है, ये आपका एक प्रतिवादी है और प्रतिवादी के द्वारा इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वादी रिश्वत लेता है तथा ये एक भ्रष्ट अधिकारी है और अवैध साधनों का प्रयोग करता है तथा जाली प्रमाण पत्र जारी करता है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और ये जो कथन है प्रतिवादी के द्वारा ऐसे कथन का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद वादी प्रतिवादी के ऊपर मानहानि का वाद लाता है। अब यहाँ पर प्रतिवादी मानहानि के वाद से बचने के लिए सत्य कथन का बचाव लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिवादी ये साबित नहीं कर पाता है कि इसके द्वारा ये जो कथन का प्रकाशन किया गया था वो सत्य था, जिसकी वजह से प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया जाता है और ये इस बचाव मानहानि के वाद से बच नहीं पाता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि अगर प्रतिवादी मानहानि के दायित्व से बचना चाहता है तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि उसका जो कथन था वो सत्य था। एक अगला केस है, बहुत अच्छा केस है आपका एलेक्जेंडर बनाम पूर्वोत्तर रेलवे का केस। इस केस में क्या होता है, वादी जो कि बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करने की वजह से 1 पाउंड अर्थदंड तथा 14 दिन के कारावास से दंडित किया जाता है। ठीक है, यानी वादी बिना टिकट की यात्रा करने की वजह से इसको 1 पाउंड के अर्थदंड तथा 14 दिन के कारावास से दंडित किया जाता है और यही बात प्रतिवादी के द्वारा प्रकाशित कर दी गई। प्रतिवादी ने जब प्रकाशित करी तो वादी के द्वारा यहाँ पर मानहानि का वाद लाया जाता है प्रतिवादी के ऊपर। ठीक है, तो प्रतिवादी इस बात का बचाव लेता है और यह साबित कर देता है कि जो कथन है ये सत्य था और जिसकी वजह से न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी को मानहानि के दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है। तो न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय दिया कि प्रतिवादी इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी के द्वारा ये जो कथन दिया गया था वो पूरी तरीके से सत्य था और यहाँ पर प्रतिवादी किसी भी मानहानि के वाद के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अब नेक्स्ट केस है आपका लक्ष्मी नारायण बनाम शंभूनाथ का केस। ये भी इसी से रिलेटेड है, आप चाहो तो केस में इसको मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर ये लक्ष्मी नारायण, इन लक्ष्मी नारायण से रिलेशन कोई नहीं है, ये तो मैं आपको केस लर्न करने की वजह से ये लक्ष्मी नारायण की यहाँ पे इमेज लगाई हुई है। आप इन तीनों लक्ष्मी नारायण को तो शायद जानते ही होंगे। तो चलिए केस क्या है आपका, लक्ष्मी नारायण बनाम शंभूनाथ का केस है। इस मामले में न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि मानहानि के सिविल वाद में सच्चाई सिद्ध करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वादी ये साबित नहीं करेगा कि ये कथन सत्य है, यहाँ पर यह जिम्मेदारी प्रतिवादी की है अगर वो मानहानि के सिविल वाद में बचाव लेना चाहता है। सत्य कथन के अलावा व्यक्ति को जो दूसरा बचाव प्राप्त है वो है उचित या निष्पक्ष टीका टिप्पणी का। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई फेयर कमेंट करता है तो उस व्यक्ति को मानहानि के दायित्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी या बचाव प्राप्त है। ठीक है, उसे मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अब यहाँ पर अगर प्रतिवादी मानहानि के दायित्व से बचना चाहता है तो उसे कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो कि पूरी करनी होंगी या कुछ बातें उसको साबित करनी होंगी। पहला क्या है
कि कथनकर्ता का अपना विचार या मत होना चाहिए, यानी ये जो बात उसने बोली है, जो कमेंट किया है, ये उसका विचार होना चाहिए, ये उसके द्वारा तथ्य नहीं दिया जाना चाहिए, ये उसका खुद का अपना ओपिनियन होना चाहिए। दूसरी चीज़ को साबित करनी पड़ेगी जो उसने बात बोली है, वो जो उसने कमेंट किया है वो फेयर था, उचित था, ठीक है। और तीसरा उसको साबित करना पड़ेगा कि ऐसा जो उसने कमेंट किया है वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया है, यानी लोक हित में ऐसा कमेंट किया है उसने, ठीक है। और ये एग्जांपल तो आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक, और इनको तो आप सभी लोग जानते हो। बेशक इन्होंने अब ऐड छोड़ दी है, लेकिन इन्होंने जो काम किया था उसकी वजह से जो व्यक्तियों ने इनके बारे में टिप्पणी की वो इसी कैटेगरी में आती है, ठीक है, जो कि मानहानि के दायित्व से पूर्ण बचाव है। अब तीसरा जो आपका बचाव है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार भी 2 टाइप का होता है, पूर्ण विशेषाधिकार होता है और एक होता है सीमित विशेषाधिकार। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषाधिकार क्या है, ठीक है, तब तो हम इसके आगे का समझ पाएंगे कि पूर्ण विशेषाधिकार क्या है और सीमित विशेषाधिकार क्या है। विशेषाधिकार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, जैसे कि आप सभी जानते हो, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पर विधि में वाक और अभिव्यक्ति की जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है उसको अधिक महत्व दिया जाता है, और वादी की प्रतिष्ठा को वाक अभिव्यक्ति के सामने समर्पण करना होता है। और क्योंकि इन परिस्थितियों में लोकहित की मांग होती है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार करें। इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी दी गई है, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, ठीक है, लेकिन कानून में व्यक्तियों को अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने का भी राइट मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की ये जो रेपुटेशन का जो राइट है, प्रतिष्ठा का जो अधिकार है, उसके सामने वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। जैसे अगर पार्लियामेंट में मेंबर्स को विशेषाधिकार ये प्राप्त ना हो तो वहाँ पर वो कोई बात रख ही ना पाए, लोगों का जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं पार्लियामेंट में, विधानमंडल में जाकर के वो कर ही ना पाए। अगर वकील इस तरीके से डरने लगे या वकील के ऊपर मानहानि का अगर ऐसे वाद आता रहेगा तो वो कभी अपनी बात कर ही नहीं पाएगा, आर्गुमेंट कभी कर ही नहीं पाएगा, गवाह कभी गवाही दे ही नहीं पाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर लोगों की प्रतिष्ठा के अधिकार से अधिक वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर पूर्ण विशेषाधिकार में सबसे पहला आपका आता है संसदीय या विधानमंडल की कार्यवाहियाँ, ठीक है। जैसे कि आप सभी ने लोगों ने देखा होगा, जब भी पार्लियामेंट में यानी संसद में या फिर विधानमंडल में जब भी सदस्यों के द्वारा कोई भी किसी टॉपिक पे बहस चल रही होती है, जनता की बात रख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी एक दूसरे के ऊपर मेंबर आरोप भी लगाते हैं, कोई ऐसी बात बोल लेते हैं जो कि हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति का अपमान भी करती हो। तो यहाँ पर इनको पूरी तरीके से छूट है, कह सकते हो, यानी इनको पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर ये कोई भी एक दूसरे के प्रति अपमानजनक या किसी भी तरीके से बात बोलते हैं तो इनके ऊपर कोई मानहानि का वाद नहीं आएगा, ठीक है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये सही है। अब पूर्ण विशेषाधिकार में ही आपका दूसरा आता है न्यायिक कार्यवाही, यानी विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी न्यायालय में अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, उस दौरान अगर वकील के द्वारा या फिर जज के द्वारा या फिर विटनेस यानी जो गवाह है उनके द्वारा या पार्टीज के द्वारा कोई भी बात बोली जा रही है या कोई भी एक दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई भी अपमानजनक कथन या कुछ भी बोला जा रहा है, तो इनको पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है कि ये न्यायिक कार्यवाही के दौरान अगर ये कोई भी अपवचन या अपकथन कहते हैं तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का मानहानि का वाद नहीं लाया जा सकता है। और भले ही ऐसा कथन इन्होंने विद्वेषता के अंतर्गत किया हो, तब भी इनको मानहानि के दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। और यदि ये कथन दुर्भावना या क्रोध या बिना किसी औचित्य के भी ये बात कहते हैं, तब भी यहाँ पर ये विशेषाधिकार इनका लागू होगा। और ये विशेषाधिकार सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो न्यायाधिकरण होते हैं, उनकी कार्रवाई पर भी लागू होता है। अगर उनको न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, यानी विधि के द्वारा अगर उनको न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ पर भी जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उस दौरान अगर कोई भी वकील के द्वारा, साक्षी के द्वारा या किसी जज के द्वारा अगर कोई अपवचन या अपकथन बोला जाता है या लिखा जाता है, तब भी उनको इस दायित्व से पूरी तरीके से छूट प्राप्त है, ठीक है। और ये जो विशेषाधिकार इनको प्राप्त है, ये न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम
1850 के तहत प्राप्त है। ठीक है, यानी जो न्यायिक कार्यवाहियों को जो पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है, ये इसी एक्ट के द्वारा इनको प्रदान किया गया है, न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, विशेषाधिकार के अंतर्गत ही सीमित विशेषाधिकार। पूर्ण विशेषाधिकार देख लिया, अब हम देखेंगे सीमित विशेषाधिकार। सीमित विशेषाधिकार में क्या है, इनको विशेषाधिकार तो प्राप्त है लेकिन कुछ शर्तें भी साथ में लगी हैं। और पूर्ण विशेषाधिकार में क्या था, वो एब्सोल्यूट उनको प्रिविलेज दिए गए थे, यानी कोई शर्त नहीं है उसके साथ। वो चाहे तो विद्वेषता के अंतर्गत या बिना किसी औचित्य के या जानबूझकर भी कोई बात अगर कहते थे तो वहाँ पर उनको बचाव प्राप्त था। लेकिन सीमित विशेषाधिकार में क्या है, कुछ कंडीशन लगी हैं। ठीक है, अगर जो प्रतिवादी है अगर इन कंडीशन को पूरी कर देता है तब तो उसको ये सीमित विशेषाधिकार प्राप्त है, अन्यथा वो मानहानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। पहली कंडीशन आपकी है कि ऐसा जो अपमानजनक कथन बोला जा रहा है वो कर्तव्य के निर्वहन में या फिर किसी हित के संरक्षण के लिए बोला जा रहा हो। अब चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ए नाम का एक व्यक्ति है, दुकानदार है, जो कि बी नाम के अपने एक नौकर से कहता है, ये कहता है कि जो सी नाम का व्यक्ति है इसको कोई भी सामान उधार न देना, इसको हर एक सामान नकद में देना, क्योंकि मुझे इसकी नीयत पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इसको कोई भी आज के बाद सामान उधार न देना और नगद पैसे लेना तभी देना इसको। अब यहाँ पर ये जो दुकानदार अपने नौकर से ये बात कहता है सी के बारे में, बेशक अपमानजनक है, लेकिन यहाँ पर ए व्यक्ति जो है ये अपने हितों के संरक्षण के अंतर्गत ये बात बोल रहा है, अपने हितों को संरक्षित करने के लिए ऐसी बात बोल रहा है, तो यहाँ पर इसको सीमित विशेषाधिकार प्राप्त है। और दूसरा क्या है कि कर्तव्य के निर्वहन में, अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अगर कोई अपवचन या अपकथन बोलता है तो उसको भी सीमित विशेषाधिकार प्राप्त है, या कह सकते हो कि उसको मानहानि के दायित्व से बचाव प्राप्त है। और दूसरा आपका है संसदीय कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन, यानी भारत में संसदीय कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम 1977 की धारा 3(1) के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक संसद के किसी सदन की कार्यवाही की सारवार रूप से सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो वह किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व के लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा, और जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए कि ऐसा प्रकाशन दुर्भावना या विद्वेषता के अंतर्गत किया गया है। अगर यह सिद्ध कर दिया जाता है कि ऐसा जो रिपोर्ट में प्रकाशन किया गया है ये दुर्भावना के अंतर्गत किया गया है, तो फिर यहाँ पर इनको मानहानि के लिए कोई बचाव प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट केस है आपका गुरुवचन सिंह बनाम बाबू राम अन्य पंजाब और हरियाणा का केस है। इस केस में क्या होता है कि इसमें न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति मानहानिकारक समाचार या सूचना प्राप्त होने पर पत्र के संपादक का यह कर्तव्य है कि कोई सामग्री प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच कर लें, क्योंकि मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित होने पर अंततः जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। यानी ये जो पत्र के संपादक हैं इनका एक कर्तव्य है कि कोई भी ऐसी सूचना या समाचार का प्रकाशन करते हैं जो कि मानहानि कर सकता है, किसी व्यक्ति का अपमान कर सकता है, तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर ले, बाद में प्रकाशित करे, अन्यथा उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक, वक्रोक्ति यानी इन्यूंडो। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी ये मानहानि के जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके साथ भी पूछ लिया जाता है, तो एक ही साथ हम इसको भी डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है, अब ये वक्रोक्ति है क्या, तो सबसे पहले आइए हम समझ लेते हैं वक्रोक्ति होता क्या है। वक्रोक्ति ऐसे अपवचन या अपकथन को कहते हैं जो प्रथम दृष्टया तो प्रसंगात्मक लगते हैं, परंतु यदि कथन को विद्यमान परिस्थितियों पर लागू किया जाता है तो वे अपमानजनक लगते हैं। अब यहाँ पर कथनकर्ता की भाषा तो तारीफ लगती है, परंतु ऐसे कथन के पीछे उनका जो आशय होता है वो दूसरे व्यक्ति का अपमान करना होता है। इसको अगर साधारण भाषा में बात करें तो वक्रोक्ति जो होता है वो ऐसी बातें होती हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो देखने में तो लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, लेकिन अगर उसको उस विद्यमान परिस्थिति में लागू करके देखा जाता है तो वो अपमानजनक लगते हैं। इसी के साथ जब अपवचन या अपकथन का समान अर्थ अपमानजनक नहीं होता परंतु वादी अपमान के लिए वाद लाना चाहता है तो उसे अपकथन के गुप्त अर्थ यानी वक्रोक्ति को साबित करना पड़ेगा, जिससे अपवचन या अपकथन अपमानजनक हो जाता है।
यानी आपको हमने अभी बताया कि अगर कोई ऐसे अपवचन या अपकथन जो सामान्य अर्थ के हों, ठीक है, जो अपमानजनक नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वादी अगर उसके लिए अपमान या मानहानि का वाद लाना चाहता है तो उसको पहले उस अपकथन के पीछे जो उसका छिपा हुआ जो अर्थ है, ठीक है, उसके पीछे का जो आशय है, उसके पीछे की जो वक्रोक्ति है, उसको साबित करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कि प्रशंसापूर्ण कथन भी कभी कभी किसी विशेष संदर्भ में या किसी विशेष परिस्थिति में अपमानजनक हो सकते हैं। आइए हम एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं जिससे समझते हैं कि वक्रोक्ति क्या है, इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। आपका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, आ कहता है कि बा एक ईमानदार व्यक्ति है, वह कभी घड़ी नहीं चुरा सकता है। ये आपका बा नाम का एक व्यक्ति है, इसके बारे में आ ये कहता है कि बा एक ईमानदार व्यक्ति है और वह कभी घड़ी नहीं चुरा सकता है। अगर यही कथन उस परिस्थिति में लागू किया जाता है जिसमें बा को एक बेईमान व्यक्ति समझा जाता है तो यह कथन अपमानजनक होगा तथा कथन को वक्रोक्ति कहा जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग इसको सोच के देखिए, सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसमें बी को इस घड़ी का चोर बताया जा रहा है। अब कोई व्यक्ति उससे ये कहता है, लोगों से ये कहता है कि बा एक ईमानदार व्यक्ति है और वह घड़ी कभी नहीं चुरा सकता है। ये स्टेटमेंट जो है ये वैसे देखने में तो एक तारीफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे का अगर सेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अपमानजनक लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोच के देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से पढ़िएगा और फिर से इसको सोच कर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा वक्रोक्ति क्या है। अगर एक दूसरा केस ले लेते हैं, केस हमारा क्या है, फेमस केस है, इससे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं वक्रोक्ति का एक बहुत फेमस केस, टोली बनाम JS फ्राई एंड सन लिमिटेड का केस। ये केस बहुत अच्छा है। इस केस में होता क्या है कि टोली जो कि एक गोल्फ का चैंपियन होता है, ये प्रतिवादी के ऊपर उसके विज्ञापन में छापे गए एक अपमानजनक कथन के लिए वक्रोक्ति का वाद लाता है, क्योंकि प्रतिवादी ने अपने मैगजीन में इसके एक हाथ से चित्र छापा था जिसमें एक तरफ तो टोली को बेहतरीन शॉट मारते हुए दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी पॉकेट से प्रतिवादी का चॉकलेट लटकते हुए दिखाया गया था। और क्योंकि ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि वादी ने अपना ये चित्र उनके एडवर्टाइजमेंट में छापने की अनुमति दी थी, और दूसरा अर्थ ये निकल रहा था कि प्रतिवादी ने अपनी जो प्रतिष्ठा है, अपनी जो रेपुटेशन है, वो पैसे के लिए उसने बेच दी है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा इंडिया में भी जो प्लेयर्स वगैरह होते हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग भी प्रोडक्ट के ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर टोली ने कोई परमिशन नहीं दी थी, ना ही टोली ने कोई एडवर्टाइजमेंट किया था। प्रतिवादी ने अपनी तरफ से ही इसका एक फ़ोटो छापा, हाथ से चित्र, और उसमें अपना चॉकलेट लटकते हुए दिखा दिया। और ये देखने में ऐसा लग रहा था कि टोली जो है यहाँ पर एडवर्टाइज कर रहा है चॉकलेट का। और टोली का तर्क ये भी था कि उसके जो मित्र है वो भी इस विज्ञापन को देख करके यही अर्थ निकाल रहे हैं कि टोली ने अपनी प्रतिष्ठा को पैसे के लिए बेच दी। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड ने यह निर्णय दिया कि वक्रोक्ति जिन परिस्थिति में की गई थी उससे उसका अर्थ अपमानजनक था, और क्योंकि प्रतिवादी के द्वारा भी ये प्रदर्शित किया गया था कि वो जिस क्लब का सदस्य था उस क्लब में एक नियम था कि जो भी सदस्य अपनी प्रतिष्ठा को पैसे के लिए बेचेगा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी या फिर उसे इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा प्रतिवादी को वक्रोक्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी इसकी हेल्प हो जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।